नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के समान अध्ययन का जो सेकंड पेपर है और सिविल सर्विसेज मेंस का जो समान अध्ययन का जो सेकंड पेपर है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल विषयों पर प्रश्न आते हैं और जो महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल विषय होते हैं, संवैधानिक प्रावधानों पर प्रश्न आता है। तो आजकल एक ज्वलंत प्रश्न चल रहा है, वो है जस्टिस यशवंत वर्मा और उससे रिलेटेड 1991 में एक निर्णय आया था जस्टिस के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये इसलिए ज्वलंत हो गया है कि अभी हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने एक कार्यक्रम में कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो इन हाउस जांच किया है तो वो एक संवैधानिक तरीका नहीं है, बल्कि जब कोई आपराधिक मामला होता है तो उसमें एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लग गई। जब आग लग गई तो दमकलों ने जब आग को बुझाया तो उनके आउट हाउस में भारी मात्रा में अधजले नकदी मिली और जिसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट तक गई। और सुप्रीम कोर्ट के उस समय चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी थे। उन्होंने 3 सदस्यीय इन हाउस जांच बैठा दिया। एक्चुअल में जो इन हाउस जांच होता है वो ना तो संवैधानिक प्रावधान है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी जज की चरित्र या उसके आचरण के संबंध में अगर कोई शिकायत होती है तो वो अपने ही लोगों के बीच में से इन हाउस जांच कराते हैं। और ये कोई एक विधिक या संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। तो जब ये स्थिति आई तो उन्होंने 3 जजों की एक कमेटी बनाई। उन 3 जजों की कमेटी में पंजाब एवं हरियाणा के चीफ जस्टिस को रखा गया, हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस को रखा गया, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, और कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस को रखा गया। पंजाब एवं हरियाणा के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं शील नागू, उनको इसका मेंबर बनाया गया। हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस जीएस संधावाला को इसका सदस्य बनाया गया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस अम शिवरामन को बनाया गया। तो ये 22 मार्च की घटना थी जब नकदी प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात 14 मार्च की घटना है जब उनके घर में आग लगी और ये जले नोट पाए गए। और 22 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बना दी। तो 22 मार्च से इनकी जांच प्रारंभ शुरू हुई और 4 मई को 3 सदस्यीय जो इन हाउस जांच कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तत्समय संजीव खन्ना साहब को दे दिया। संजीव खन्ना साहब ने जांच रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये समाचार पत्रों में आया कि जस्टिस यशवंत वर्मा को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। तब 8 मई 2025 को 3 सदस्यीय जो कमेटी ने जांच किया था वो जांच राष्ट्रपति महोदय को और प्रधानमंत्री महोदय को प्रेषित कर दी गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुआ। जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जब पीआईएल दाखिल हुआ और ये पीआईएल दाखिल किया, स्वयं एक अधिवक्ता हैं मैथ्यूज दे नेडुम्पारा, इन्होंने प्रस्तुत किया अपनी पीआईएल। जब पीआईएल प्रस्तुत किया तो इस पीआईएल की सुनवाई किया अभय एस ओका ने, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए, और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान ने। ये 2 सदस्यीय खंडपीठ ने उसकी सुनवाई किया
और इस पीआईएल को, ये पीआईएल इसलिए दाखिल किया गया था कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ ये जो आपराधिक मामला है, भारी मात्रा में अवैध नोट जले मिलना है, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने यह कहते हुए पीआईएल को खारिज कर दिया कि ऑलरेडी उस पर जांच हो चुकी है और वो जांच रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री के पास भेजी जा चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जब तक कार्यपालिका इस पर कोई निर्णय नहीं ले लेता, तब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए आपकी पीआईएल दाखिल जो किया है, आपको इसको खारिज किया जाता है और आपको ये सुझाव दिया जाता है कि आप इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत करें कि जो जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भेजी गई है उस पर निर्णय लें। यदि वहां पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है आपके प्रत्यावेदन पर, तो आप पुनः सुप्रीम कोर्ट में आकर अपनी रिट दायर कर सकते हैं। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा, उनके दिए गए परामर्श के बाद ही निर्णय लिया जा पाएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने सुझाव दिया और पीआईएल को दाखिल कर दिया, एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। ये इसलिए एफआईआर शब्द आ रहा है क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ वीरास्वामी का केस है एफआईआर के संबंध में। अब हम आते हैं वीरास्वामी केस के बारे में। वीरास्वामी केस इसलिए सामने आया क्योंकि उपराष्ट्रपति महोदय ने अपने एक बयान में, एक सेमिनार में, अपने वक्तव्य में कहा कि 1991 में जो के वीरास्वामी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। उपराष्ट्रपति महोदय ने के वीरास्वामी के केस को जगाया और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी भी मुख्य परीक्षा में ये टॉपिक बहुत ज्वलंत है, क्योंकि ये के वीरास्वामी का इशू इसलिए ज्वलंत है क्योंकि ये प्रश्न यह उठाता है कि क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो सकती है। ये इसलिए महत्वपूर्ण पद है, ये एक विषय है चूंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज संवैधानिक पद पे हैं और उनके पदों की स्वतंत्रता बनाए रखना अनिवार्य है। इनको केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति को हटाया जाता है, जैसे कि सीएजी को हटाया जाता है और जैसे कि चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाया जाता है, कमिश्नर को। तो ये आया कि क्या कार्यपालिका इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर सकती है। अगर एफआईआर दर्ज कर देगी तो ये कार्यपालिका के अधीन हो गए, ये अपने काम को स्वतंत्र तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। कभी भी कार्यपालिका इनको विभिन्न मामलों में किसी प्रकार से दबाकर, धमकाकर एफआईआर दर्ज कर देगी। तो ये ज्वलंत उठा मुद्दा कि क्या वीरास्वामी, तो क्या एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो अब हम आते हैं के वीरास्वामी के संबंध में। के वीरास्वामी, न्यायमूर्ति के वीरास्वामी मद्रास हाई कोर्ट में लंबे समय तक 1969 से 1976 तक मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे और सेवानिवृत्ति से पहले ही इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे और जांच हुई तो 6,41,416 रुपए की अधिक आय पाई गई। इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली में उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने पर एक संवैधानिक प्रश्न उठ गया कि क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सेवारत न्यायाधीश जो सिटिंग न्यायमूर्ति हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो सकती है। क्योंकि ये तो एक प्रकार से कार्यपालिका के अंतर्गत आ गए, दबाव का मामला आ जाएगा कि कोई भी जांच करेगा और एफआईआर दर्ज कर देगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात आया कि क्या न्यायमूर्ति कार्यपालिका के अधीन है।
तो जब ये प्रश्न उठा कि एफआईआर दर्ज होने पर कि संवैधानिक प्रश्न उठा कि क्या सेवारत न्यायमूर्ति विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया सकता है, तो के वीरास्वामी मद्रास हाई कोर्ट में रिट लगा दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने 2-1 से के वीरास्वामी के खिलाफ निर्णय दिया। 3 सदस्यों की खंडपीठ थी और यह कहा कि सीबीआई से हम नहीं कहेंगे कि जांच रोकी जाए, सीबीआई अपनी जांच करे। तब के वीरास्वामी जो 7 साल चीफ जस्टिस रहे थे मद्रास हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया उन्होंने, और जिसकी सुनवाई होते होते अंतिम निर्णय 1991 में आया। क्या आया? जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1947 के उद्देश्य से क्या सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जज पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवक कहलाते हैं? यदि किसी जज के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है तो क्या उन्हें हम ये कहेंगे, क्या वो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 47 के अंतर्गत आएंगे? क्योंकि ये अधिनियम पब्लिक सर्वेंट पर लागू होता है, तो क्या ये पब्लिक सर्वेंट हैं जजेज? तो इन लोग अगर हैं तो इन लोक सेवकों के विरुद्ध यानी कि इन जजेस के विरुद्ध अभियोजन चलाने का आदेश देने का अधिकार किसके पास है? कौन सैंक्शन देगा कि इनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए? ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन सामने लाया गया सुप्रीम कोर्ट के। जब ये प्रश्न लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट के 2 से 5 सदस्यीय खंडपीठ बैठी थी। 5 सदस्यीय खंडपीठ कॉन्स्टिट्यूशनल, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं 5 सदस्यीय खंडपीठ को। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी 5 सदस्यीय खंडपीठ जिसमें 3-2 के बहुमत से, 3 पक्ष में 2 विपक्ष में, 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में मानी कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 के उद्देश्य से जो जजेज हैं हाई कोर्ट के हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो, वो पब्लिक सर्वेंट हैं। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि यदि किसी भी जज पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उस पर करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1947 के अंतर्गत उसे पब्लिक सर्वेंट मानते हुए एफआईआर दर्ज की जा सकती है। लेकिन कौन करेगा, कैसे करेगा? आगे न्यायाधीश महोदय ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? लेकिन एफआईआर दर्ज करने का आदेश भारत के चीफ जस्टिस के स्तर से ही प्राप्त होगा। कौन देगा एफआईआर दर्ज करने का अधिकार, आदेश? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ना तो प्रेसिडेंट देंगे ना कोई अन्य व्यक्ति देगा, सीजीआई देंगे। और सीजीआई ने कहा कि सीबीआई सिटिंग न्यायमूर्ति के विरुद्ध मामला दर्ज कर सकता है। सिटिंग शब्द याद कर लीजिएगा। इससे स्पष्ट हो रहा है कि रिटायर्ड न्यायमूर्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। रिटायर होने के बाद उसके विरुद्ध इस प्रकार के केस को उजागर नहीं करेंगे, क्योंकि सीजीआई ने कहा कि सीबीआई सेवारत न्यायमूर्ति के विरुद्ध मामला दर्ज कर सकता है। और तब तक के वीरास्वामी रिटायर हो चुके थे, इसलिए स्पष्ट था कि सीबीआई रिटायर्ड न्यायमूर्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। तो आज भी ये एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है कि न्यायमूर्ति चाहे हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के हैं, यदि उनके विरुद्ध करप्शन का आरोप लगता है और करप्शन के आरोप सिद्ध होते हैं तो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी। प्रथम दृष्टया अगर लगता है कि ये सही है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन एफआईआर दर्ज करने का आदेश केवल सीजीआई ही देंगे। अब प्रश्न उस समय फिर सरकार की ओर से यूनाइटेड
यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से यह प्रश्न उठाया गया कि सीजीआई क्यों देंगे आदेश, क्योंकि चीफ जस्टिस हो या अन्य जस्टिस हो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और नियुक्त प्राधिकारी को ही प्रोजिक्यूट करने का अधिकार होना चाहिए। हम लोग भी सरकारी सेवा में देखते हैं कि पनिशमेंट देने का अधिकार किसके पास है? नियुक्त प्राधिकारी के पास, जो नियुक्त करता है। तो ये कहा गया, यूनियन ऑफ इंडिया के सरकारी वकीलों ने कहा कि जब नियुक्ति कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय जजेस की, तो ये अधिकार होना चाहिए राष्ट्रपति महोदय के पास, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास क्यों जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के 3-2 के जो बहुमत से जो निर्णय हुआ था, उसमें कहा गया कि ध्यान रहे, राष्ट्रपति एवं न्यायमूर्ति के बीच में मालिक और नौकर के संबंध नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के संबंध नहीं है। जजेज कार्यपालिका से अलग है, पृथक है। ये मैं अपनी ओर से इसको इंटरप्रेट कर रहा हूं। उन्होंने कहा जो हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? विधायिका का अपना काम है, कार्यपालिका का अपना काम है, न्यायपालिका का अपना काम है। तीनों के कामों में अपने अपने कामों में स्वतंत्र हैं और सामंजस्य समन्वय के साथ काम करते हैं। और इन सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो उन्होंने कहा कि यहां पर केवल यह अधिकार सीजीआई के पास है, क्योंकि भले ही नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन न्यायमूर्ति और राष्ट्रपति के बीच में मालिक और नौकर के संबंध नहीं है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के संबंध नहीं है। ठीक है? और इसलिए बीरा स्वामी का केस इसलिए यहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि ये एफआईआर की बार बार बात आ रही है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ। तो बीरा स्वामी के केस में अगर एफआईआर भी दर्ज होगी तो उसके लिए सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श अनिवार्य होगा राष्ट्रपति महोदय के लिए। अब बिना सीजीआई के परामर्श से जजेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1947 के अंतर्गत नहीं हो सकता है। बीरा स्वामी का केस यही बताता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने ऐसे साथियों के साथ जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस मेंस, सिविल मेंस, प्री परीक्षा दे रहे हैं, उनको आप इसे फॉरवर्ड करिए, क्योंकि ये सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि 29 जून को मेंस, यूपी मेंस होना है। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।